नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम देखेंगे करंट अफेयर इंडिया और वर्ल्ड लेवल का, भारत और विश्व स्तर का, जो कि आपके स्कूल व्याख्याता में सीधे सीधे काम आएगा और अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी रहेगा जहां यहाँ पूछा जाता हो भारत और विश्व का। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए, प्रश्नों को पढ़िए, समझिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनिए। ठीक है, विचार करना है पहले, फिर चुनना है ना। और आपको इस कक्षा में ही याद करवा देंगे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कई सारी घटनाओं को जो है समेटा गया है। दिल्ली में 8वीं विधानसभा हेतु हाल ही में चुनाव हुए। गौर करना आपको, 8वीं थी क्या। दिल्ली के उपराज्यपाल विजय कुमार सक्सेना ने नए मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाई। दिल्ली में कौन है उपराज्यपाल। आगे, भाजपा की रेखा गुप्ता दिल्ली की अब तक की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगला कथन, शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता लगातार दूसरी बार विधायक बनी है। अभी आपको कमेंट करके बताना है पहले सवाल का जवाब कि क्या उत्तर इसका सही होगा। चारों ही सही लग रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो देखिए, ये है रेखा गुप्ता। आप पहचान रहे होंगे इनको और आपने उत्तर भी दे दिया होगा। मैंने व्याख्या को थोड़ा हाईलाइट, ये हाइड कर दिया है, छुपा दिया है। तो अब ये देखिए जैसे, और ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर ले। में डेली करंट अफेयर, मैनेजमेंट के फैक्ट ऐसे डाले जाते हैं उसमें, उपयोगी चीज़ें। ऐसा नहीं पूरे दिन टन टन बजता रहेगा, केवल मॉर्निंग में और शाम को इम्पोर्टेंट चीज़ भेजते हैं। तो अब देखिए जैसे इसमें पहली बात, पहला सही है क्या। बिल्कुल, दिल्ली में अब तक 8 बार ही चुनाव हुए हैं। ठीक है, विधानसभा बनने के बाद। तो 8वीं विधानसभा हेतु हाल ही में चुनाव हुए। उपराज्यपाल दिल्ली में जैसे उपराज्यपाल है, क्योंकि वो प्रॉपर राज्य नहीं है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ उपराज्यपाल कई जगह होता है प्रशासनिक अधिकारी। तो कौन है, विजय कुमार सक्सेना। देखो, विजय है और सक्सेज है। ठीक है। अगली बात, रेखा गुप्ता है, ये रेखा जी गुप्ता। तो अब तक चौथी महिला। तो देखो, आठ आठ के आधे कितने होते हैं, 8 में भाग दिया, 8 जैसे 4, 8 के आधे 4 होते हैं ना। तो ये हमने खींच दी लाइन, रेखा। ठीक है, तो दिल्ली में अभी तक 8 चुनाव हुए हैं जिनमें से 4 महिला मुख्यमंत्री बन गई है ना। आश्चर्य की बात, 8 बार चुनाव हुए हैं दिल्ली में अब तक, जिसमें से 4 महिलाएं सीएम रह चुकी है या रही है। तो ये चौथी बार है। ठीक है, तो चौथी महिला रेखा गुप्ता, चौथी महिला मुख्यमंत्री। इनसे पहले 3 कौन, तो एक तो शीला दीक्षित, एक सुषमा स्वराज, पहले सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित, फिर अभी वो कुछ समय के लिए रही थी आतिशी, और अब ये है रेखा गुप्ता। ठीक है। और अगली, शालीमार बाग विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार नहीं, ये है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ऐसे लाइन लगती है कि लगातार दूसरी बार की, यहाँ जस तो रहा है बिल्कुल दूसरी बार, ऐसे लग रहा है, ऐसे है ना, देखने में लाइन को पढ़ते हैं तो दूसरी बार नहीं है, पहली बार ही जीती है ये। पहली बार विधायक और डायरेक्ट सीएम। ऐसे ही अपने भजनलाल जी है राजस्थान में, विधायक सीएम, है ना। तो क्या बात क्लियर हुई आपके कि पहली बार है, दूसरी बार नहीं है। ठीक है। और अब ये यहाँ पे एक्सप्लेन है, आप दोबारा देख सकते हो इसको, तो याद हो गया होगा आपको। अभी सीएम कौन है दिल्ली में, रेखा गुप्ता। कौन सी महिला, रेखा गुप्ता। वैसे 4 अक्षर है, चौथी महिला सीएम है। पहले 3 कौन, तो पहली सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री थी, हालांकि अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, दिवंगत है। शीला दीक्षित शायद ये भी दिवंगत हो चुके होंगे, मेरे ध्यान में नहीं है। और आतिशी, ये भी आम आदमी पार्टी की थी, जब केजरीवाल जेल गए तो इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, चुनाव से पहले भी बनाया था। तो 3 और चौथी रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है। ओके, क्लियर। अब दिल्ली के चुनाव संबंधी सारी चीजें आपके मेन मेन क्लियर हो गई है। अभी 1% से और हो जाएगी। ठीक है, ये हो ही गया इसका आंसर, चौथा ही, या चौथा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन। अब जो है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वर्तमान में जो पदाधिकारी है उसमें कौन सा सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष अरविंद केजरीवाल, स्पीकर यानी विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, परवेश साहिब वर्मा, उप मुख्यमंत्री। उपयुक्त सभी सही सुमेलित है। तो बताओ सही है क्या, क्या लग रहा है आपको। आप कहेंगे कि हाँ,
ही लग रहा है कि सही सुमेलित लग रहे हैं सारे, है ना? ऐसा नहीं है मित्रों। देखो लोकसभा स्पीकर विजेंद्र है, ध्यान रखना। इधर विजेंद्र स्पीकर है और उपराज्यपाल भी विजय सक्सेना, और यहाँ विजय इंद्र विजेंद्र। क्लियर। अब परवेश साहिब वर्मा, ये वहाँ डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, और वहाँ उप परवेश साहिब वर्मा। ठीक है, ये हो गया। अब नेता प्रतिपक्ष सही है क्या? तो अरविंद केजरीवाल नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कौन है अब? आतिशी। अरविंद केजरीवाल जी करें कि भाई मेरा कोई भरोसा नहीं है, कब जेल जाना पड़ जाए। आतिशी शी, आतिशी छोटा ही होगा क्या? तो क्या है? यही है आतिशी। ठीक है। तो परवेश साहिब वर्मा नई दिल्ली, नई दिल्ली वाली जो विधानसभा सीट है वहां से चुनाव लड़ा था और अरविंद केजरीवाल को हरा दिया था। हालांकि सीएम तो ये भी दावेदार थे, बनने चाहिए थे, क्योंकि केजरीवाल को सीएम को हराया है, और सीएम को हराता है वो सीएम बनता है लगभग कितने 4,000 से ज़्यादा वोटों से। परंतु महिला होने के नाते वो पार्टी का अपना निर्णय होता है, जो भी हो। तो रेखा जी गुप्ता को सीएम और इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। दिल्ली में कुल 70 सीटें हैं विधानसभा की, इसमें से केवल 2 ही पार्टियां आई हैं। कांग्रेस और अन्य पार्टी का खाता नहीं खुला। भाजपा को 48 48 अड़ गई, है ना? भाजपा तो 48, और बच गई 22 वो सीटें आम आदमी पार्टी को। ठीक है। और चुनाव हुए थे अभी फरवरी में, और 5 फरवरी को, और परिणाम आया 8 फरवरी को। क्लियर। तो मेन चीज क्या, सीटें याद रख लेना। सीएम रेखा गुप्ता, डिप्टी सीएम परवेश साई वर्मा, स्पीकर विजेंद्र, उपराज्यपाल विजय सक्सेना। 4 याद हो गए ना पदाधिकारी, बस ना काफी। आतिशी नेता प्रतिपक्ष, तो 5 हो गए। अब आगे चलते हैं। मतदान का प्रतिशत 60, यानी फर्स्ट डिवीजन आ गई 60.54। सर्वाधिक मतदान मुस्तफाबाद। ठीक है। और नेता प्रतिपक्ष आतिशी है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। तो नक्शा, नक्शा कार्यक्रम का संबंध किससे है? क्या है भाई ये नक्शा? तो नाम से तो लग रहा है, नक्शे से आइडिया लग रही होगी आपको, है ना, कि भी है तो कुछ मामला सुना सुना, है ना, सुना हुआ। तो ग्रामीण भूमि सर्वेक्षण पहल है क्या, या शहरी भूमि सर्वेक्षण पहल, या नए जिलों के परिसीमन से संबंधित है अभी कोई मामला, या फिर 2026 में परिसीमन होगा चुनाव आयोग के लोकसभा और विधानसभा की सीटों के परिसीमन से? ऐसे तो नहीं चलेगा। या तो कमेंट करो, या फिर आप अपने कॉपी पेन से अपने तुरंत रजिस्टर में लिखते जाओ। ठीक है। मान लो उत्तर आपका क्या है, ABCD, तो वो लिख दो आप। ठीक है। फिर अब मिलान करो, लिख दिया। अब देखो, जैसे नक्शा नाम से पता चल रहा है कि भाई ये भूमि सर्वेक्षण से संबंधित योजना है। ठीक है। तो कौन सा, ग्रामीण की शहरी? तो अंग्रेजी में नाम भी दे रखा है ना, नक्शा, कि वैसे पूरी फुल फॉर्म नेशनल ऐसे लंबी चौड़ी है। तो नक्शा जो है ना शहरी है, ध्यान रखना, शहरी भूमि सर्वेक्षण। आगे, हाल ही में 13 फरवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य आप जानते ही ना, जैसे अपन ये भारत का नक्शा बनाए अपन, शॉर्ट में बना लेते हैं, देखो अभी फटाफट। तो ये इस प्रकार से आप देखते हैं ना, ये वाला जो हिस्सा है पूर्वोत्तर। ठीक है। ये वाला, इसको पूर्वोत्तर बोलते हैं, इधर इधर वाला नहीं, ये ऊपर वाला। तो पूर्वोत्तर भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। अब इतने में उत्तर भी आपने दे दिया होगा। मणिपुर, मेघालय, असम, या अवैध दोनों, क्या होगा? तो देखो, अपने पूर्व की मणि है, अपने मुकुट की मणि। तो मणिपुर में जो है ना हिंसा भी हो रही थी, आपको सुनते हैं आप, बहुत लंबा काफी टाइम से थोड़ा चल रहा है मामला। तो मणिपुर में जो है ना वो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया गया है, जिसमें वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह। ठीक है ना, वीरेन वीरेन सिंह। तो वीरेन सिंह ने त्याग पत्र दे दिया। और मणिपुर में अब तक सबसे ज्यादा बार, अगर भारत के किसी राज्य में पूछें, तो मणि जो है ना, मणिपुर में सबसे ज्यादा 11 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और अगर हम बात करें पुरानी, तो सबसे पहली बार वही जो संविधान लागू हुआ और आम चुनाव से पहले ही पंजाब में 1951 में, 51 में के आगे एक है ना, तो 51, 51 में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ।
ये पूर्वोत्तर के मैंने कुछ राज्य आपको यहाँ दिखाए हैं, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए, ये सिक्किम है वो वाला हिस्सा, फिर ये अरुणाचल प्रदेश, इसमें अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये तीन। फिर तीनों को ऐसे ध्यान में रख लें, एक दो तीन, तो फिर आगे त्रिपुरा, बीच वाला है असम, और यहाँ ऊपर है मेघालय। इसके ये बांग्लादेश के ऊपर। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, इसमें कि सिक्किम शामिल नहीं है। ठीक है, तो मणिपुर, मणिपुर में जो है वो राष्ट्रपति शासन का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय दल नहीं है? भाई अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है, तो कौन सा राष्ट्रीय पार्टी जो है ना, नेशनल पार्टी नहीं है, बताओ। सीपीआई एम, बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी, रांकापा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। कौन सी नहीं है बताओ, आप बताओ, है ना, आपको इसमें बताना है। चलो, बता दिया होगा, है ना। तो देखो, सीपीआई है, बीएसपी है, एनपीपी है, ये रांकापा नहीं है। अब और कौन सी रह गई? और मैंने ऑप्शन में डाली नहीं जानबूझ के, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी तो है और कांग्रेस जो है वो भी है। तीसरी कौन सी रह गई? आप, आम आदमी, डबल ए पी या ऐसे, आम आदमी पार्टी। तो कितनी हो गई कुल? 6। तो वर्तमान में ये जो 6 पार्टियां हैं, आप हो गई बीजेपी कांग्रेस हो गई, सीपीआई एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम यानी मार्क्सवादी। यहाँ आप ध्यान रखें, यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं कई बार, बीएसपी एनपीपी। भारत का कौन सा राज्य अभी पक्षी गणना हुई, जैसे कहा गया ग्रेट बैकयार्ड बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, काउंट यानी गणना, इस सूची में सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों के साथ प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य जो है वो है ऐसा? ठीक है, तो और जूम कर देते हैं ना, अब सही है ना। तो बताओ, देखें कौन सा राज्य रहा है, यानी जहाँ सबसे ज्यादा प्रजातियां हैं पक्षियों। अरुणाचल, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ कितनी है उस राज्य में? 543। ठीक है, वैसे अपने 543 तो लोकसभा में सीटें हैं ना, तो 543 तो कौन सा होगा यहाँ पे? पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा पक्षी, देखो पश्चिमी, तो पैसे पश्चिमी, पैसे पक्षी, याद रह जाएगा। चलो, ठीक है, आगे। हाल ही में संसद, जो अपने संसद है, लोकसभा राज्यसभा, उसने 6 नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं के विस्तार हेतु शामिल किया। यानी लोकसभा में जो निर्णय होते हैं, जो भी वह है, तो वो अनुवाद भी होते हैं अलग अलग भाषाओं में। तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने ये अभी बताया है कि वे 6 नई भाषाओं को भी अनुमति दी है लोकसभा में। तो वो कौन सी है 6 नई भाषाएं, या कौन सी उसमें शामिल नहीं है, बताओ। बोडो और डोंगरी, मैथिली और मणिपुरी, संथाली और पाली, संस्कृत और उर्दू। बताओ, देखें, आपको बताना है इसका उत्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, परीक्षा में एकदम आने वाले से, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ऐसा तो दे ही देना चाहिए ऐसा प्रश्न। क्वेश्चन भी देखो बनाने के लिए थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब आलतू फालतू कोई सा भी प्रश्न बना दिया, पेपर बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि भाई आप पढ़ रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम पढ़ें। भाई सामान्य जागरूकता का मतलब क्या हुआ? कि भाई अवेयरनेस है, आप अखबार पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, भारत विश्व राजस्थान, आपको सरकार की योजनाओं का पता है। अब कोई आलतू फालतू प्रश्न बना दिया, इसमें कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो देखो, इसमें आपके क्या होगा कि बोडो और डोंगरी तो है, मैथिली और मणिपुरी भी है। अब ये आपको लग रहा होगा संस्कृत और उर्दू, तो ये तो ऑलरेडी है ना, शामिल, हाँ ऑलरेडी है पहले से ही। तो ये जो संथाली और पाली है ना, ये नहीं है अभी। ठीक है, तो इतने दिन हिंदी और अंग्रेजी तो थी, हिंदी अंग्रेजी सहित कुल 10 ही भाषाएं थी। अब 6 और हो गई, तो हो गई 16। तो 6 कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, उर्दू। यानी संस्कृत उर्दू को भी अभी जोड़ा गया है, को भी जोड़ा गया है, इसको भी जोड़ा गया है, इसको नहीं जोड़ा गया है। और हिंदी अंग्रेजी पहले से थी, तो कुल कितनी है अभी? 16। नहीं, कितनी जोड़ी? 6, और पहले से थी 10, 6 और 10 16, हाथ की लगी 1,
तो खा लो आप, है ना। और लक्ष्य है 22 का है कि जो अपने अनुसूची में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं है ना, ये भी सभी में ट्रांसलेट किया जाए। आगे, बता के नहीं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य अपने SGDP यानी स्टेट की जो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी उस राज्य में कितना कुल उत्पादन हो रहा है, कितनी इनकम, इनकम मतलब टोटल ओवरऑल, तो उसका खर्चा भी तो होता है ना शिक्षा पे, ऊर्जा पे और पे, तो उसके कितने प्रतिशत के रूप में शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो 8% अपने जो कुल इनकम है ना, कुल उत्पादन है, उस उत्पादन का जितना मान लो 100 रुपये कुल आए, उसका 8 रुपये एजुकेशन पे लगा रहा है। ऐसा कौन सा राज्य है बताओ? जम्मू कश्मीर है क्या, मणिपुर है, मेघालय है, या त्रिपुरा है? और ये ऑप्शन केरल होता तो आप जरूर केरल ही कर देते हैं ना। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए यहाँ पे? आपको आश्चर्य होगा, परंतु यहाँ पे उत्तर ए है भाई, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, 2 नंबर पे मणिपुर है। ठीक है, और ये ऐसे ऑप्शन दिया आपके, 3 नंबर पे मेघालय है। इस प्रकार से तो फर्स्ट कौन है? जम्मू कश्मीर, जो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है अपने अपने उत्पादन का जितना भी उसका है। अगला, ये टेलीग्राम पे भी शायद पूछा हुआ है क्वेश्चन। देश की पहली AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? केरल, सूरत, जयपुर या मुंबई? क्या उत्तर होगा इसका? उत्तर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में AI यूनिवर्सिटी, तो मुंबई AI, मुंबई आई, मुंबई आई। ठीक, और वैसे देखो मुंबई तो माया नगरी है ना, फिल्में वगैरह, और वाणिज्यिक राजधानी भी है, कैपिटल है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। ठीक है, देश का पहला रेटिना बायो बैंक, रेटिना जानते हैं ना, आंख में जो दान करते हैं, तो रेटिना, कोर्निया और आंख, तो रेटिना बायो बैंक जिसका नाम रखा जाएगा अमृता अस्पताल, ये देश का पहला है रेटिना बायो बैंक। या शायद हो सकता है रेटिना का संग्रह किया जाए आंख दान और का ऐसा। तो वो कहाँ लॉन्च हुआ है? कोच्चि केरल, मुंबई महाराष्ट्र, सूरत गुजरात, गुड़गांव हरियाणा। तो बताओ क्या होगा इसमें? तो कोच्चि होना चाहिए ना, कोच्चि। ठीक है, कोच्चि केरल में है, तो वहां पे रेटिना। हाल ही में केंद्र सरकार की योजना जो है चल रही है, मृदा मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, यानी जो मिट्टी है ना उसका भी स्वास्थ्य कार्ड होता है इंसान के साथ साथ, क्योंकि मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, ऐसा कार्ड बना के दिया जाता है ताकि किसान उसके अनुसार वहाँ खेती कर सके। तो इस योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं, और ये आपको याद रखें राजस्थान में अपने सूरतगढ़ है ना, यहाँ से इस योजना को शुरू किया था। ठीक है, तो मिट्टी की सूरत देखो, फिर उसके अनुसार उसमें उगाओ। तो सूरतगढ़ से शुरू हुई, और कब? 2015 में हुई थी, 2025 में 10 साल पूरे हो गए। पर आपको तो तारीख पूछ ली, बताओ तारीख, पता नहीं आपको तारीख पे तारीख क्या होगा? 16 जनवरी, 19 फरवरी, 31 अक्टूबर, 1 मई। तो देखो 1 मई तो क्या है, मजदूर दिवस है। 31 अक्टूबर क्या है, राष्ट्रीय एकता दिवस है, जो सरदार पटेल है उनका जयंती है ना। और 31 अक्टूबर को ही जम्मू और कश्मीर दो अलग अलग, वो लद्दाख जो है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग बनाया गया था। वो 5 अगस्त को तो हुआ था राज्य का दर्जा, वो उसमें 370 हटाया था, और फिर उसमें दो उसमें बनाए थे केंद्र शासित प्रदेश, 19 फरवरी और 16 जनवरी। 16 जनवरी को शायद वो ये ऐसे दिए हैं मैंने से ये ऑप्शन, ताकि चीज़ें याद करवा सके आपको। वो जो है क्या, स्टार्टअप दिवस, वो शायद 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ आप 19 फरवरी याद रखना, 19 है ना, 19। सूरत देखो है ना मिट्टी की, तो 19 फरवरी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 12 मापदंड होते हैं, जिसके आधार पर मृदा का परीक्षण किया जाता है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी 2025 में छतरपुर जिले में 218 करोड़ रुपए की लागत लगभग बनेगा एक कैंसर अस्पताल बन रहा है, बाबा बागेश्वर वाला जो है ना, तो बागेश्वर धाम चिकित्सालय और विज्ञान अनुसंधान। अब देखो, एक तरफ जहाँ हालांकि वो श्रद्धा है, विश्वास है, इसमें वो पर्ची निकालते हैं और कुछ लिखते हैं और फिर बताते हैं,
कई लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि इस हिसाब से उनको फिर कोई रेल दुर्घटना हो और तो उसकी भी पर्ची निकाल लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो एक तरफ वैसे धार्मिक श्रद्धा है और यहाँ पे साथ में विज्ञान और चिकित्सा का अनुसंधान भी, पर कुल मिलाकर अच्छा ही है ना कि जो भी उनको चढ़ावा आया या जो भी उनको मान लो हुआ सहयोग मिला, उससे वो एक बड़ा अस्पताल बना रहे हैं और विज्ञान पे रिसर्च कर रहे हैं। लोग कहने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भाई फिर चमत्कार से ही ठीक कर दें, विज्ञान की क्या ज़रूरत है। परंतु धर्म और विज्ञान का एक अच्छा संगम है कि जो है वो एक बड़ा अस्पताल जो है वो उन्होंने आधारशिला रखी है। तो इसमें कौन, मोदी जी आए थे उद्घाटन के लिए, ठीक है। आधारशिला रखी है, अभी शुरुआत हुई है, अभी उद्घाटन नहीं, लोकार्पण नहीं हुआ, शुरुआत हुई है। तो यह कहाँ स्थित है? राजस्थान में तो क्या होगा, गुजरात भी नहीं है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बताओ कहाँ है बाबा बागेश्वर धाम? तो ये है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये श्रद्धा का विषय है तो इस पे ज़्यादा बोलने में कोई फायदे वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया? नक्सली घटना, नक्सली मुक्त, है ना। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, हरियाणा। तो क्या होगा? यहाँ देखो, चिकमंगलूर जिला है, अब कुछ याद आ गया होगा आपको, जहाँ पे अंतिम नक्सली था कोट्टे होंडा रविंद्र। तो इसके ऊपर इतना ऐसे कहा भी गया था कि भाई तुम समर्पण कर दोगे शायद 7.5 लाख रुपए पुनर्वास के लिए, और कुछ पेंशन मिलेगी, ऐसा कुछ था, इनाम भी था। तो अब इसने आत्मसमर्पण कर दिया, ये लास्ट व्यक्ति था मोटा मोटी नक्सली जो है नक्सलवाद, अब कोई नहीं बचा, तो नक्सलवाद मुक्त हो गया। कौन सा? अब कर्नाटक, है ना। अब कोई नक्सली नाटक नहीं चलेगा यहाँ, तो कर्नाटक है। और कॉफी भी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है कि पी लो कॉफी, हो जाओ मूड टकाटक, कर्नाटक। आगे, किस राज्य की विधानसभा राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन को अपना लिया है और अब पेपर मुक्त हो गई है, डिजिटल सदन बन गया है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? उत्तराखंड है ये, है ना। उत्तराखंड उतर गया है डिजिटल दुनिया में, याद। घरेलू स्तर पर एक्सपायर और अनुपयोगी दवाएं जैसे अपने घरों में हो जाती है ना, ये एक तो एक्सपायर हो जाती है कई बार, और कई बार अनुपयोगी भी हो जाती है। अनुपयोगी कैसे? जैसे मान लो कि जो है वो अ, अनुपयोगी कैसे हो जाती है कि पड़ी है मान लो काफ़ी टाइम से, तो काम में नहीं आ रही है, तो उनको इकट्ठी करेंगे, उनको क्या सीधे फेंकते हैं ना, तो पर्यावरण को भी नुकसान होता है, कई पशु वगैरह भी खा जाते हैं। तो उनको वैज्ञानिक निस्तारण तरीके से उनको घरों से इकट्ठी करेंगे और फिर उसको तरीके से उसका निस्तारण करेंगे। किस राज्य ने? एन प्राउड, एन का मतलब न्यू, प्रोग्राम ऑफ रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स, दवाइयाँ। तो ये किस राज्य ने शुरू किया है अभियान, बताओ। तो देखो इस टाइप का जो है ना काम एजुकेशन और विज्ञान से जुड़ा, तो केरल ही कर सकता है ना, केरल साक्षरता में सबसे आगे है, ठीक है। तो ये आगे, नेक्स्ट, भारत के प्रस्ताव पर यूएनओ के द्वारा वर्ष 2024 से, पिछले साल ही कर दिया था, किस दिन को विश्व ध्यान, मेडिटेशन, है ना, ध्यान ऐसे, तो ध्यान दिवस बताओ। तो योग दिवस तो अपन मना ही रहे हैं, ध्यान दिवस भी अब शुरू कर दिया है यूएनओ ने। तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है, कितनी तारीख को बताओ? 21 जून क्या है आपको याद होगा, योग दिवस है। तो और क्या हो सकता है? 12 जनवरी क्या है? ये युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती थी इस पे, है ना, मनाई जाती है युवा दिवस। और कैरियर दिवस, और कैरियर डे। और ये जो है 21 जून, ये है योग दिवस। 1 जुलाई, कुछ नहीं, 1 जुलाई, ठीक है। तो 21 दिसंबर आप याद रखना, ये हो जाएगा आपके 21 दिसंबर, क्या है इसको मनाया जाता है? ध्यान। इस बार जो मनाया गया थीम थी विश्व शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। यूएनओ में अभी 193 सदस्य है, भारत और कुछ देशों ने प्रस्ताव रखा था, तो फिर सब ने इस प्रस्ताव को मान लिया कि शानदार, लाइक सबने कर दिया, है ना, कि बस होना चाहिए ध्यान। देखो ध्यान से तो मन शांत तो होता ही है ना। आप 5 मिनट ध्यान लगाओ आंखें बंद करके, रिलैक्स हो जाओ। अभी नहीं कि आपको यहाँ ध्यान लगेगा तभी आप, नहीं, आप केवल आंखें बंद करके 5 मिनट बैठ जाओ, टाइमर लगा के मोबाइल में,
तो एकदम रिलैक्स हो जाओ ऐसे, मन जहाँ जा रहा है जाने दो। 5 मिनट बाद आप देखो, माइंड एक अलग ही रिफ्रेश सा हो जाएगा। वर्ष 2024 का टाइम, ये टाइम पत्रिका है अमेरिका की, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यानी कि साल का पर्सन किसे चुना गया है 2024 का? क्या लग रहा है आपको, मोदी जी या जो बाइडेन या कमला हैरिस या ट्रंप? बिल्कुल अब की बार सही लगा आपको, ट्रंप। ठीक है, आगे ये देखो। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी को 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, मोदी जी के बाद सम्मान बहुत, अभी भी विदेश जहाँ भी जाते हैं वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, क्योंकि इतना अपना विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना, और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लगातार तीसरी बार तो नेहरू जी बने थे शायद, तो एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? अगर आपने मेरी पहले की क्लास देखी हो तो मैंने ट्रिक भी बताई थी इसकी, कि कबीर खड़ा है कहाँ? कुएं के पास। तो कुवैत, बस कबीर कुवैत, है ना। मुबारक हो, कुएं के पास कबीर खड़ा है भाई, है ना। ये आप देख पा रहे हैं कि कुवैत के मुखिया है जो इनको मोदी जी को दे रहे हैं। अगला, अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ये दो महासागर है। जैसे ये है अटलांटिक जो कि एस की आकृति का, इधर वाला है प्रशांत महासागर, इधर को और इसको जोड़ता है। तो जोड़ने वाला, जैसे ये वाला पानी इधर, इधर वाला इधर आ जाता है, तो यहाँ एक बीच में है नहर बना दी। पहले ज़मीन थी, फिर लोगों के दिमाग में आया आइडिया कि भाई अपने को इधर से इधर आना है, तो समुद्र जहाज को कैसे लाए, या तो ऐसे घूम के आओ या फिर हवाई जहाज से, और पानी के जहाज को कैसे लाए, तो कहा क्यों ना इस पानी को मिला दिया जाए, नहर निकाल दी जाए। तो दोनों का जॉइंट था वहाँ, थोड़ा सा ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ी नहीं, नहर निकाल दी, उसे क्या कहते हैं? पनामा नहर। इन दो को जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत को। तो ये किसके नियंत्रण में है वर्तमान में पनामा नहर? अमेरिका के, कनाडा के, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष समिति के, या पनामा के? बताओ। तो देखो इसमें क्या है कि अभी अमेरिका चर्चा में इसलिए, अमेरिका कह रहे कि अब नियंत्रण इसका मुझे दे दो, जबकि अमेरिका ने 1975 में से कहीं इसको नियंत्रण दिया था पनामा को। तो वर्तमान में किसके नियंत्रण में है ये? तो वर्तमान में पनामा के ही नियंत्रण में है। पनामा यहाँ एक छोटा सा देश है, और उसी के नियंत्रण में ये नहर है। और हो सकता है कि उस नहर से जितना भी रेवेन्यू आता है, जो टैक्स उधर से जहाजें जाती है, वो पनामा को आता है, तो पनामा बढ़िया माला माल हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि अब दे दो भाई हमें, है ना। अब है अगला, यूएनओ की सामाजिक और आर्थिक परिषद के नारकोटिक्स ड्रग आयोग। नारकोटिक्स जो होता है ना, जो कि गहरे नशे में आता है, कानूनन जो अवैध भी होता होगा ऐसा कुछ वो, तो नारकोटिक्स में से, तो नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग एक आयोग है। तो उसके 68वां सत्र है, उसका अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? नारकोटिक्स वाले का, भारत, चीन, पाकिस्तान, मालदीव। तो देखो क्या होगा इसमें, भारत को ये बनाया गया है। ये रैंडमली बनते हैं जैसे, तो 1 साल के लिए होता है। आगे ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये पदाधिकारी कौन है, बड़े सर्वोच्च पदाधिकारी है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त है, 26वें। एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26। तो कौन बने हैं अभी फरवरी 2025 में? तो बताओ, ज्ञान होगा शायद आपको, कुछ पढ़ा होगा आपने। राजीव कुमार, डॉक्टर विवेक जोशी, ज्ञानेश कुमार, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, चुनाव आयोग से संबंधित 324 से शुरू होता है, और कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो। इसमें एक तो होता है चुनाव आयुक्त, और दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त। तो राजीव कुमार तो क्या है, ये अब क्या हो गए, रिटायर हो गए। पहले ये थे रिटायर्ड। डॉक्टर विवेक जोशी कौन है? आयुक्त है, मुख्य नहीं है, अन्य आयुक्त है चुनाव आयोग में। ज्ञानेश कुमार कौन है? मुख्य। ये है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इसमें। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। किस भारतीय महिला पत्रकार को टाइम, वही पत्रिका टाइम, विमेन यानी महिला, पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर वैसे तो हमने पढ़ा पहले ट्रंप को, वो 24 था। 2025 की एडवांस कहा होगा, 24 के आधार पे एडवांस भी जैसे चलता ना वैसे। तो विमेन विमेन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? सावित्री जिंदल, पूर्णिमा देवी, गीता बंसल, या रेखा गुप्ता?
तो देखो, रेखा गुप्ता तो दिल्ली की सीएम है, गीता बंसल कोई काल्पनिक नाम है, सावित्री जिंदल वो 7वीं अमीर महिला, हमने पहले वाली क्लास में देखा था इस क्वेश्चन में। तो पूर्णिमा देवी बंसल है, पूर्णिमा, ठीक है। असम की है ये, हस्ती है जो वन्य जीवों की रक्षा करती है, पत्रकार भी है और एक हरगिला पक्षी की रक्षा के लिए भी काफी प्रयासरत है। आगे चर्चा में अभी हाल ही में रही थी अखबारों में, जो कि कुछ निजी निवेश को लेकर ऐसे, माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच महिला, तो ये जो है इसके स्थान पर अब तुहिन कांत पांडे, ये है तुहिन कांत पांडे, पांडे जी है ना, तुहिन कांत पांडे, किस संस्था का अध्यक्ष इनको बनाया गया है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, या सीबीआई जो है उसके अध्यक्ष? बताओ क्या उत्तर होगा इसका। तो देखो ये है ना, आपको सेबी याद रखना है, सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी यानी प्रतिभूति और एक्सचेंज यानी विनिमय, तो ये शेयर मार्केट और आदि पे नियंत्रण रखता है। तो इसमें माधवीपुरी बुच के ऊपर कई आरोप लगे थे, कुछ तथ्यों को छिपाने के और निवेश के वगैरह वगैरह। अब उनकी जगह नए बन गए हैं तुहिन कांत पांडे, किसके? सेबी के अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी हमने देखा 20वां कबीर कुआ, है ना, कबीर अल कबीर और कुवैत, अब 21वां जो भी हाल ही में मिला, वो यात्रा पे गए और इन्होंने दिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। किस देश ने वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर द स्टार एंड की मतलब वो चाबी ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा है? बताओ तो क्या होगा, ओशन हो या फिर स्टार हो, कमांडर हो, ऐसे कुछ आप नाम याद रख लेना। तो देखो पाकिस्तान कोई मतलब नहीं, कतर, बांग्लादेश, मलेशिया, बताओ क्या लग रहा है आपको? कतर तो शायद पहले ही दे चुका है, बांग्लादेश में अभी कोई पुरस्कार देने वाली स्थिति लग नहीं रही है ना, तो क्या होगा यहाँ पे उत्तर? उत्तर होगा मलेशिया। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि मोदी जी मलेशिया का जो राष्ट्रीय पर्व था, ब्रिटेन से वो आज़ाद हुआ था 1968 में, उसका 57वां पर्व था शायद, स्वतंत्रता दिवस, उसमें ये गए थे और फिर जो है इनको यहाँ सम्मानित किया गया है। एकदम लेटेस्ट है ये, एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म खबर, प्रश्न है ये। आगे, राष्ट्रीय जनजाति आदि महोत्सव यानी आदिवासियों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित कहाँ आयोजन हुआ? तो यहाँ नई दिल्ली आ जाएगा। अगला है जोगी घोपा, असम के में ब्रह्मपुत्र नदी में राष्ट्रीय जल मार्ग, जल मार्ग भी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ना, वैसे जल मार्ग भी होते हैं नदियों को, उनको टू, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 पर एक अंतर्देशीय मतलब दो देशों के बीच, दो या अधिक, एक टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, मतलब एक जल का वो टर्मिनल का मतलब पुल टाइप से, सुरंग टाइप से, तो जिसका उद्घाटन केंद्रीय जल मार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया। तो यह परियोजना किन दो देशों को भारत से जोड़ेगी? बताओ। भूटान और बांग्लादेश को जोड़ेगी भारत से, नेपाल और भूटान को, नेपाल और बांग्लादेश को, बांग्लादेश और म्यांमार को। ये तो आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है ना डीपली, तभी आप इसको सही कर पाओगे। पढ़ तो लिया पर कंफ्यूजन, ऑप्शन पास पास के बताओ। तो आप इसमें सोचिए कि जैसे अपने भारत का ऊपर का वाला हिस्सा ना भूटान, और आगे है बांग्लादेश, भूटान और बांग्लादेश जो है उसको ये जोड़ेगा, ठीक है, भूटान और बांग्लादेश। घेरे बनाए रखें, 4-5% और हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक रैंक राज्यों की, इसमें राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण, ये भी राज्यों ने अपने बहुत सारे विषय सत्यां पंचायतों को सौंप दी, विकेंद्रीकरण कर दिया। इस मामले में 1 नंबर पे कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा अपने सत्यां उनको सौंप दी है, उनको कार्यभार ज्यादा दे दिया? तो राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बताओ इसमें। तो पहले तो कर्नाटक आया था नक्सलवाद वाले में, मुक्त हो गया है, अब भी इसमें कर्नाटक ही है, ठीक है। राज्यों को भी इसने अपनी शक्तियां सौंप दी है, मतलब राज्यों को नहीं, पंचायतों को, और एकदम टकाटक की, कोई करेगा नहीं नाटक, मामला है टकाटक। बिमस्टेक, बिमस्टेक क्या है अभी बताते हैं आपको। एक संगठन है 7 देशों का, इसमें युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ।
कहाँ? गांधीनगर गुजरात में, आपको याद रखना है। बिमस्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। तो निम्न में से कौन सा समूह बिमस्टेक के सदस्य में शामिल नहीं है? बांग्लादेश और भूटान, नेपाल और श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया, थाईलैंड और म्यांमार। पिछले वाली क्लास में एक कमेंट आया था साथी का, आप स्टूडेंट्स का, कि भाई आजकल करंट अफेयर धुआं निकाल रहा है ना, तो आप थोड़े से कठिन प्रश्न बनाओ। तो प्रश्न कठिन का हालांकि प्रयास तो हम ये करते हैं कि प्रश्न आरपीसी लेवल का वो विद्यार्थी पढ़ रखा है, फिर भी वो उसको जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो या थोड़ा सोचने पे मजबूर हो। और इससे क्या होता है कि फिर आप जो है माइंड के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो फिर वो चीज़ें याद भी रह जाती। तो प्रश्न तो यही बनते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, तथ्य होते हैं, वही है। और वो याद रहते हैं। वो एकदम डीप पूछ लें तो फिर वो स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, वो मेरिट गिराने वाले प्रश्न होते हैं। तो देखो इसमें है ना, अपने थाईलैंड नहीं, ये मालदीव और इंडोनेशिया ये नहीं है, ठीक है, ये इसमें नहीं है। और भारत सहित 7 है बिमस्टेक में। पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल, यानी बिमस्टेक, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी वाले। फिर इनिशिएटिव फॉर मल्टी, क्या है, सेक्युलर टेक्निकल, मल्टी सेक्टर ऐसे कुछ है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो एक आर्थिक और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की, टेक्निकल है ना, टेक्निकल सेक्टोरल, टेक्निकल एंड एक मल्टी सेक्टोरल, यानी विभिन्न क्षेत्रों में टेक्निकल तकनीकी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और आर्थिक सहयोग। तो तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए ये एक बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है, जिसमें अपन भारत भी है, बांग्लादेश भी है, दो तो ये है ही बंगाल की खाड़ी में, और भी उसके अलावा आसपास के जैसे श्रीलंका भी आ गया, फिर उधर नेपाल और भूटान को भी ले लिया, पास पास में ही है, ऊपर की ओर है हालांकि, पर पड़ोसी तो है ही, उनको ले लिया। फिर पड़ोस में ही उधर म्यांमार है अपने, बांग्लादेश के इधर नीचे की म्यांमार के पीछे थाईलैंड है, उनको भी ले लिया। तो मालदीव नहीं है, मालदीव तो क्या है, इधर श्रीलंका से भी और आगे पड़ जाता है, और इंडोनेशिया भी दूर पड़ जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, यह है मालदीव, इसमें नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे एरो इंडिया, एक विमानिकी प्रदर्शनी हुई, कहाँ हुई? तो ये हुई थी बेंगलुरु। इसमें मुख्य आकर्षण सुखोई 57 विमान था, जो कि रूस का है, तो इसने काफी वहां प्रदर्शनी कार्य लिया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि यानी नम भूमि, जिसको वेट लैंड भी बोलते हैं, है ना, वेट लैंड। तो ये जो है नम भूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के कितने स्थल जो है इस वेटलैंड में आते हैं? और इसे कहते हैं रामसर, रामसर समझौता, रामसर स्थल भी बोलते हैं। तो सूची में हाल ही में कितने शामिल किए गए हैं बताओ अभी? तो 4 है, 89 है, 20 है, या 2 है, बताओ। तो देखो, 2 तो वेटलैंड राजस्थान में है ना, एक तो सांबर झील है, और एक कौन सा है, घना पक्षी अभयारण्य। 20 जो है ना वो तमिलनाडु में है, जो कि क्या है, सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक वेटलैंड तमिलनाडु में। 89 भारत का कुल है, और 4 अभी क्या है, न्यू, अभी जो नए जोड़े गए हैं वो 4 है। क्लियर? तो रामसर सूची में 4 स्थल अभी जोड़े गए हैं, और कुल संख्या हो गई 89, 8 9। और सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है। और जो 4 नए आए हैं उनकी एक बार नजर डाल लो, याद रहे नहीं रहे। तो 2 तो तमिलनाडु के ही है, तो सक्करकोटी पक्षी अभयारण्य और थेंगथल पक्षी अभयारण्य। नम भूमि का मतलब, जैसे अपने भरतपुर में तो क्या है कि वहाँ वो नदी जाती है, तो आसपास की जमीन थोड़ी नम है उस नदी या नहर की वजह से। ऐसे सांबर झील के आसपास तो नम भूमि बोलते हैं। एक है सिक्किम का खेचो पलरी, और एक है झारखंड का उदवा झील। ठीक है, तो सिक्किम, झारखंड और 2 तमिलनाडु के, ये 4 है। यह समझौता, रामसर समझौता 1971 में ईरान में हुआ था, भारत 1982 में भारत में लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम, ये भी है बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रीय कार्यक्रम। उसका अंतर सरकारी संगठन जो है, उसका अध्यक्ष कौन बना है? तो बांग्लादेश, भारत, या दोनों संयुक्त रूप से, या म्यांमार, बताओ। आप कहेंगे दोनों संयुक्त रूप से कर दें क्या? नहीं, इसमें भारत है। पिछले साल बांग्लादेश था, अब इस साल
भारत है। ठीक है। और साथ ही आपको ध्यान में हो, यस गुरु एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है स्कूल व्याख्याता के लिए और अन्य के लिए भी, अन्य जैसे सेकंड ग्रेड के लिए, है ना। तो एक बार आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लेवे या लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लेवे। जैसे ही आप ये देखेंगे, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यस गुरु आप डाउनलोड करेंगे तो टेलीग्राम चैनल भी लिंक ऐप में भी मिल जाएगा, वो उसे भी ज्वाइन कर लेना। ये है फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर, जिसमें 6000 प्रश्नों का अभ्यास आप कर सकते हैं, 200 प्लस टेस्ट और टॉपिक वाइज कर रखे हैं। इस फोल्डर में आप जाएंगे, ओपन होते ही आपके सामने 8 फोल्डर आएंगे। आप चाहें तो पर्टिकुलर एक को ज्वाइन कर सकते हैं या कमांड को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे राजस्थान का भूगोल, केवल हिंदी इंग्लिश, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का इतिहास। प्रत्येक क्या दे रखा है इसमें, 21 टेस्ट है इसमें, ये है। तो पूरी डिटेल यहाँ बताई हुई है। ऐसे ही आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की, तो ये भी आपके लिए उपयोगी है। यहाँ पे आपके हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड दोनों में है। शिक्षण विधियाँ जो हिंदी में है सेकंड ग्रेड में, और हिंदी व्याकरण, ये टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीके की आगे करेंगे, तो भी आपके अलग से टेस्ट सीरीज है 50 से 60। रीट मेंस के लिए भी हमने लगा रखे हैं। इसी प्रकार से एक एप्लीकेशन वीडियो कोर्सेज के लिए जिसका नाम है यस गुरु प्राइम, का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आप स्कूल व्याख्याता इस फाइल्स को आप खोलेंगे फोल्डर को, तो आपको ऐसे अलग अलग, या फिर स्टोर पे आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स, फिर अलग अलग राजस्थान की कला संस्कृति, केवल हिंदी स्कूल व्याख्याता, ठीक है, भूगोल, राजनीति, सामान्य विज्ञान, इंग्लिश, मैनेजमेंट, भारतीय इतिहास, अलग अलग आप पर्टिकुलर भी कोई छोटा सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं और कंबाइंड भी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी, अगली क्लास में फिर मिलेंगे करंट अफेयर के साथ में।